नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 11 केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 साल की गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दी। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सबसे कम उम्र का विश्व कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉ पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान करेंगी। डॉ बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा समाजसेवी डॉ सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेता उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 तथा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 8 सीटों को लेकर प्रचार जोर शोर पर है। ये सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में पार्टी उम्मीदवार सतीश गौतम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में जनसभा को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता और उम्मीदवार विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण में मतदान में जन समर्थन जुटाने के लिए सभी पार्टियां कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। यह चरण सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 8 में से 7 सीटें भाजपा ने जीती थी। अपनी रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में लोगों का अधिकतम समर्थन सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, ताकि बीजेपी अपनी बढ़त बरकरार रख सके। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां सपा, कांग्रेस और बसपा इन लोकसभा सीटों पर अपना प्रदर्शन सुधारने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। जैसे अलीगढ़ संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में रैली को संबोधित करने वाले हैं। वह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 2 बार विजयी हुई है। पार्टी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद सतीश गौतम को फिर से टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर चौधरी विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से हितेंद्र कुमार अपनी राजनीतिक किस्मत यहां से आजमा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया, अलीगढ़। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो अगले 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद बीते 4 महीने में 90 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, 123 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 250 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से आह्वान किया कि वो आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, नहीं तो उनका खात्मा तय है। 70 साल तक धारा 370 को कांग्रेस पार्टी संभाल कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं।
कर्नाटक में 26 अप्रैल को लोकसभा की 14 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के चन्नापटना और येलहंका में प्रचार किया, जो चिकबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार और जयराम रमेश बेंगलुरु उत्तर से उम्मीदवार राजीव गौड़ा के लिए प्रचार करेंगे। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने आज बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के साथ एक रोड शो में हिस्सा लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल बेंगलुरु में प्रचार करेंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार के कथित तुष्टीकरण के खिलाफ भाजपा ने आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि नेहा हिरेमठ हत्या मामला अपराध शाखा को सौंप दिया जाएगा और इसके विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा। भाजपा नेता जनरल वीके सिंह आज चालकुडी में जनसभा को शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री और पार्टी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा भी शाम को जनसभा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अस्वस्थ होने के कारण त्रिशूर और अल्लपुझा में जनसभा को रद्द कर दिया। सीपीआईएम नेता प्रकाश करात कासरगोड में, बृंदा करात पत्थनमथिट्टा और सुभाषिनी अली अटिंगल में चुनावी रैली में शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के बागपत में मतदान कराया जाएगा। यहां समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को आईएनडीआई गठबंधन का प्रत्याशी बनाया, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और राष्ट्रीय लोक दल ने राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रवीण बैसला को प्रत्याशी बनाया है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। बागपत लोकसभा सीट पर 9,70,210 मतदाता 26 अप्रैल को 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 5,27,802 पुरुष मतदाता और 4,42,372 महिला मतदाता हैं। बागपत लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटें, बड़ौत, बागपत, छपरौली, मेरठ जिले की सिवाला खास तथा गाजियाबाद जिले की मोदीनगर विधानसभा सीट शामिल है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। बागपत में इस परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्ष से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार भाजपा और रालोद के गठबंधन के बाद बागपत सीट पर समीकरण बदल गए हैं। गठबंधन के बाद रालोद के हिस्से आई इस सीट पर रालोद ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर सांगवान चौधरी परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस सीट पर सपा ने पहले अपने पुराने कार्यकर्ता मनोज चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन भाजपा रालोद गठबंधन के बाद बदले समीकरण को देखते हुए सपा ने मनोज चौधरी का टिकट काटकर इस सीट से साहिबाबाद के पूर्व विधायक पंडित अमरपाल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने प्रवीण बंसल को टिकट दिया है। पंडित अमरपाल शर्मा और डॉक्टर राजकुमार सांगवान दोनों ही गैर जनपद से ताल्लुक रखते हैं। यहां सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार तेज कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए ओम अवस्थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4, गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप की 2-2 सीट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। असम में तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 52 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए, जबकि कोकराझार के मौजूदा सांसद नबा सरानिया सहित 8 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए 328 उम्मीदवारों और विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बारडोली लोकसभा सीट पर सबसे कम 3 उम्मीदवार हैं।
मणिपुर में इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में 11 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह 11 बजे तक मतदान प्रतिशत 37.54% रहा। मतदान अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के मतदान में 19 अप्रैल को इन 11 मतदान केन्द्रों पर हिंसा और बोगस मतदान दर्ज किया गया और पुनर्मतदान का अनुरोध किया गया। इम्फाल पूर्वी जिले में 7 और इम्फाल पश्चिम जिले में 4 मतदान केन्द्र हैं। देश के अलग अलग स्थानों पर बढ़ रहे सामान्य से अधिक तापमान और चल रही लू के कारण निर्वाचन आयोग बैठक कर रहा है। बैठक का उद्देश्य लू के जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करना है। बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे से लू की रोकथाम और बचाव विषय पर चर्चा होगी। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह और सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता रात 9:30 बजे से 011-2342-1050 और 011-233-14444 टेलीफोन नंबर पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था चिकित्सकीय तरीके से समाप्त करने का आदेश दिया है। पीड़िता की गर्भावस्था लगभग 28वें सप्ताह में है। अदालत ने मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल के डीन को डॉक्टरों की एक टीम गठित करने को कहा है। इस पर आने वाले सभी खर्च और चिकित्सा आवश्यकता को राज्य सरकार वहन करेगी। एक रिपोर्ट। शीर्ष अदालत का आदेश चिकित्सकों द्वारा दी गई उस सिफारिश के बाद आया जिसमें कहा गया था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने गर्भवती नाबालिग के मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की। दुष्कर्म पीड़िता की मां की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने पहले उसकी मेडिकल जांच का आदेश दिया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम के अनुसार विवाहित महिलाओं, दुष्कर्म, विकलांग और नाबालिगों के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। शतरंज में 17 वर्ष के सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी दोमाराजू गुकेश ने टोरंटो में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में मुकाबला जीतकर इतिहास रचा। भारत के विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियनशिप में क्वालीफाई करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुकेश डी की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि फिडे कैंडिडेट्स जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने पर देश को गुकेश डी पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा, गुकेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दोमाराजू गुकेश को बधाई दी। उन्होंने शतरंज के दिग्गज गैरी कास्परोव को रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर की सराहना की। श्री गुकेश अब इस साल के अंत में खिताब के लिए मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन चीन के डिंग लिरेन से भिड़ेंगे। IPL क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार का विषय है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी पृथ्वी गृह के संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने और इसके प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करना। पृथ्वी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 अप्रैल 1970 को घोषित किया गया था, जब कैलिफोर्निया के तट पर व्यापक मात्रा में तेल फैल गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 11 केन्द्रों पर पुनर्मतदान जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 साल की गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दी। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सबसे कम उम्र का विश्व कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा। और IPL क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।